Okay, so hi everyone. I hope you all are doing good. एंड आपने सेशंस देख लिए होंगे प्री मेंटोरशिप वाले। आपने पॉलिटी का देख लिया होगा, ज्योग्राफी का देख लिया होगा और हिस्ट्री का देख लिया होगा। तो आज हमारा जो सेशन है वो है इकोनॉमिक्स का। किसका है? इकोनॉमिक्स का। ओके, द पेन इज ओके। तो मैंने लास्ट सेशन में आपको अपना नंबर दिया था और मुझे कुछ स्टूडेंट्स के डाउट आए थे। तो सबसे पहले आप लोग मुझे ये बता दीजिए, आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, राइट? डाउट्स क्लियर हो गए हैं सबके? हम्म। सबके डाउट क्लियर हो गए थे लास्ट क्लास में? हो गए थे। वेरी गुड। चलो, ये तो अच्छी बात है कि लास्ट क्लास के सबके ही डाउट्स क्लियर हो गए, वरना मेरी तो बैंड बज जाती, है ना? ठीक है। इकोनॉमी। ओके। तो जो आज का हमारा लेक्चर है वो है इकोनॉमिक्स का। तो एक ऐसा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जिसे बहुत स्टूडेंट्स डरते हैं। इकोनॉमिक्स जैसे ही स्टूडेंट्स शब्द सुनते हैं उनके माइंड में क्या क्या दौड़ने लगता है? अरे सर, वही मैथ्स, नंबर्स। अरे सर, वही ग्राफ्स। कैसे करेंगे? अरे सर, कैलकुलेशंस। और सर, ये सब कैसे करेंगे? अरे सर, जीडीपी। अरे सर, इन्फ्लेशन। ये सारे टॉपिक्स हम कैसे करेंगे? ये तो पूरे मैथमेटिकल टॉपिक्स हैं, है ना? सर, डिफिकल्ट इंग्लिश टर्म्स आने लगेंगे। तो बहुत स्टूडेंट्स सोचते हैं इकोनॉमिक्स सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए होती है या मैथ्स वालों के लिए होती है। लेकिन जिनको लगता है बिना मैथ्स के इकोनॉमिक्स समझना इम्पॉसिबल है, वो गलत है। लेकिन आज हम आपकी इस डर को तो दूर करेंगे, कंप्लीटली इस डर को खत्म करेंगे। तो आज हम इकोनॉमिक्स को बिल्कुल बेसिक लेवल पर समझेंगे, एग्जैक्टली वैसे जैसे एक छोटे बच्चे को समझाया जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं इकोनॉमिक्स है क्या। व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म इकोनॉमिक्स? व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म इकोनॉमिक्स? ये जो शब्द है इकोनॉमिक्स, इस शब्द से हम क्या समझते हैं? What do we understand by this term economics? क्या समझते हैं इस टर्म से? जल्दी बताइए। क्या समझते हैं? एनीबडी? इकोनॉमिक्स को हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं रिसोर्सेज और चॉइसेस की स्टडी। स्टडी ऑफ रिसोर्सेज एंड चॉइसेस, इसको हम क्या बोल सकते हैं? इकोनॉमिक्स बोलते हैं। मतलब, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास नीड्स बहुत ज़्यादा होती हैं, हमारी ज़रूरतें बहुत होती हैं, लेकिन जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। इसी वजह से हमें इसी वजह से हमें चॉइसेस लेनी पड़ती है। और यही जो चॉइसेस का सिस्टम है उसको हम क्या बोलते हैं? इन्हीं चॉइसेस के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स बोलते हैं। व्हाट डू वी कॉल दिस सिस्टम ऑफ चॉइसेस? इकोनॉमिक्स। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक छोटा बच्चा मार्केट गया। ठीक है, एक छोटा बच्चा मार्केट गया। उसके पास सिर्फ 50 रुपीज थे। उसके पास सिर्फ 50 रुपीज थे। ठीक है। लेकिन उसे चॉकलेट्स भी चाहिए थी। उसे चॉकलेट्स भी चाहिए थी। उसे चिप्स भी चाहिए था। उसे टॉय भी चाहिए था। है ना? उसे ये तीनों चीजें चाहिए थी। अब प्रॉब्लम क्या हुई इस बच्चे के साथ? उसकी नीड्स तो इतनी सारी हैं। उसके पास उसकी नीड्स तो इतनी सारी हैं कि भाई मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये जो पैसे हैं उसके पास, ये लिमिटेड है।
ये पैसे क्या लिमिटेड है, लिमिटेड है 50 रुपए। नीड्स उसकी क्या है, उसको चॉकलेट भी चाहिए, उसको खिलौना भी चाहिए, उसको चिप्स भी चाहिए। लेकिन उसके पास जो पैसे हैं, जो रिसोर्स है, वो लिमिटेड है। तो बच्चा चूज करेगा सबसे इंपॉर्टेंट हमें क्या चाहिए। ठीक है, इसमें से उस बच्चे के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वो ये डिसाइड करेगा कि मेरे लिए चॉकलेट्स इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए टॉय टॉय इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए चिप्स इंपॉर्टेंट है ना। अब वो जो भी चॉइस, मान लो उसने चॉकलेट चूज किया, तो वो उसकी चॉइस थी कि भाई मैं ना टॉय लूंगा ना मैं चिप्स लूंगा, मैं लूंगा तो चॉकलेट्स लूंगा। तो ये उसकी चॉइस थी, उसने एक चॉइस बनाई। तो वो जो चॉइसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टर्म इकोनॉमिक्स, एवरीबडी? डिड यू अंडरस्टैंड? लेकिन अब सवाल ये आता है कि इकोनॉमिक्स एग्जिस्ट ही क्यों करती है, इकोनॉमिक्स एग्जिस्ट क्यों करती है, वाई, वाई डू इकोनॉमिक्स एग्जिस्ट? अगर दुनिया में सब कुछ अनलिमिटेड होता तो इकोनॉमिक्स की जरूरत ही नहीं होती ना। अगर हर इंसान के पास अनलिमिटेड पैसा, अनलिमिटेड फूड, ठीक है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते तो किसी को प्लानिंग करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन रियल वर्ल्ड में रिसोर्सेज लिमिटेड ही होते हैं। इसी वजह से गवर्नमेंट्स को डिसाइड करना पड़ता है कि हमें कितना टैक्स चाहिए, कितना पैसा हमको रोड्स पर स्पेंड करना है, सड़कों पे कितना पैसा हमको लगाना है, कितना पैसा हमको एजुकेशन में लगाना है, कितना हमको अपने डिफेंस पे लगाना है। समझ गए? एग्जैक्टली वैसे ही घर में भी इकोनॉमिक्स होती है। मान लीजिए एक फैमिली की मंथली इनकम है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स कंसिडर एक फैमिली की इनकम 30,000 रुपीज है। ये फैमिली इनकम है, फॉर एग्जाम्पल 30,000 रुपीज। अब उन्हें क्या डिसाइड करना है, उन्हें भी कुछ डिसाइड करना होगा कि भाई घर का राशन, है ना, राशन चाहिए, यार हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे करना है, यार हमें स्कूल की फीस भी देनी है ना, यार हमें माँ बाबा के पैसों दवाई के पैसों पे भी खर्च करना है, हमें उसमें से कुछ सेविंग्स भी करनी है। ठीक है, और हमारे जो इमरजेंसी बिन बताए एक्सपेंसेस आते हैं उनको भी टैकल करना है। अगर फैमिली बिना प्लानिंग के पैसे खर्च करेगी तो मंथ एंड तक प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए बजटिंग होती है, और बजटिंग इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। इसीलिए इकोनॉमिक्स सिर्फ बुक्स का सब्जेक्ट नहीं है, इकोनॉमिक्स रियल लाइफ का भी सब्जेक्ट है। तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, बजटिंग की। तो ये फैमिली क्या करेगी, ये 30,000 रुपए को एलोकेट करेगी कि भाई 30,000 रुपए में से कितना पैसा हमको कहाँ पर खर्च करना है, कि इतना पैसा हमको राशन पे खर्च करना है, इतना हमको अपनी नीड्स पे खर्च करना है, इतना हमको एजुकेशन उस पे खर्च करना है ना, है ना। तो समझ पा रहे हो, आई यू अंडरस्टैंडिंग? ये जो चॉइस आ रही है, चॉइस बना रहा है कि हमको कितना कितना कहाँ खर्च करना है ना। तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि इकोनॉमिक्स एकदम रियल लाइफ का सब्जेक्ट है? समझ पा रहे हैं ये चीज आप? समझ पा रहे हैं ना? तो अब हम समझेंगे इकोनॉमिक्स डेली लाइफ में। बेसिकली देखो, बहुत स्टूडेंट सोचते हैं इकोनॉमिक्स सिर्फ आरबीआई बजट और जीडीपी तक लिमिटेड है। लेकिन बेटा ये सच नहीं है, दिस इज नॉट द ट्रूथ। दिस इज, जस्ट अ मिनट, व्हाट हैपेंड टू दिस, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट बेटा। ओके, बट क्या हो रहा है, जस्ट अ मिनट बेटा, आई एम इरेजिंग ऑल ऑफ दिस।
आई गेस देयर इज अ ग्लिच। बहुत ग्लिचेस होते हैं ना, यही तो दिक्कत है ग्लिच की। ठीक है। वो ना वाइट बोर्ड यहाँ का बेटा ग्लिच करने लगता है, इसीलिए हम थोड़ा सा। जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? व्हाट वर वी डिस्कसिंग? हाँ। तो बेसिकली क्या आप लोग सोचते हैं, बहुत स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है वो कहाँ तक लिमिटेड है, आरबीआई, बजट, जीडीपी तक लिमिटेड है। लेकिन सच ये है कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम सब इकोनॉमिक्स के अंदर ही जीते हैं। सुबह आप चाय पीते हो, चाय की प्राइस इकोनॉमिक्स डिसाइड करती है। पेट्रोल का प्राइस इकोनॉमिक्स डिसाइड करती है। ठीक है। आपके मोबाइल फोन का जो रिचार्ज का रेट है वो भी इकोनॉमिक्स डिसाइड करता है। ऑटो का फेयर देते हो या उबर ऐप का, उबर ओला कैब का फेयर देते हो, इकोनॉमिक्स है। ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, क्या इकोनॉमिक्स है। रेस्टोरेंट में फूड एक्सपेंसिव या चीप क्यों है, वो इकोनॉमिक्स है। स्कूल और कोचिंग फीस क्यों बढ़ रही है, वो भी इकोनॉमिक्स है। मान लीजिए बारिश कम हुई है और क्रॉप्स खराब हो गए, अब मार्केट्स में वेजिटेबल की जो सप्लाई है वो कम आएगी सब। ठीक है। तो डिमांड तो सेम रहेगी। व्हाट वुड बी द रिजल्ट, प्राइस बढ़ जाएंगे, है ना। इसी को इन्फ्लेशन बोलते हैं। व्हाट इज इन्फ्लेशन कॉल्ड एज? इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं? इंक्रीज इन प्राइस। किसको इन्फ्लेशन बोलते हैं? जब प्राइस बढ़ते हैं। ठीक है, इंक्रीज इन प्राइस इज नोन एज इन्फ्लेशन। एक और एग्जांपल समझिए। अगर पेट्रोल प्राइसेस बढ़ते हैं, ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन आपका एक्सपेंसिव हो जाएगा। पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो क्या होगा, बताइए। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसिव हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसिव हुआ तो गुड्स की प्राइसेस भी बढ़ने लगेगी। मतलब पेट्रोल प्राइस इंक्रीज डायरेक्टली आम आदमी की पॉकेट को अफेक्ट करती है। इसीलिए इकोनॉमिक्स सिर्फ थ्योरी नहीं है, इकोनॉमिक्स डेली लाइफ का एक प्रैक्टिकल सिस्टम है। ठीक है। तो अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स वर्सेस इकोनॉमी? इनके बीच का जो डिफरेंस है, आज वो हम क्लियर करते हैं। कैन वी करें ना डिफरेंस क्लियर? इकोनॉमिक्स और ये रहा इकोनॉमी, इनके बीच का आज हम डिफरेंस क्लियर करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? ठीक है। स्टूडेंट्स, आप दोनों इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी को सेम समझते हो, है ना, कि यार इकोनॉमिक्स इकोनॉमी दोनों सेम है। दे बोथ आर इंटरलिंक टू ईच अदर, दे बोथ आर सेम। डू यू फील सो दैट दे आर सेम? No, the both the terms economics and economy are different. इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है। इट इज अ सब्जेक्ट जिसको आप स्टडी करते हो। इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट दैट यू स्टडी। इकोनॉमिक्स हमें सिखाता है कि रिसोर्सेज को मैनेज कैसे किया जाए। इट टीचेस अस हाउ टू मैनेज रिसोर्सेज। ये हमें सिखाता है हमें रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है। इकोनॉमिक्स टीचेस अस हाउ टू मैनेज रिसोर्सेज, है ना। जैसे साइंस एक सब्जेक्ट होता है, वैसे ही इकोनॉमिक्स भी एक सब्जेक्ट होता है। लेकिन उसी के पैरेलल में जो हमारा दूसरा टर्म है इकोनॉमी। व्हाट इज इकोनॉमी? व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म इकोनॉमी? क्या बोलते हैं? क्या है इकोनॉमी? इकोनॉमी एक एक्चुअल सिस्टम है। इकोनॉमी क्या है? इट इज एन एक्चुअल सिस्टम। डिफरेंस देख रहे हो? इकोनॉमिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट है। इकोनॉमी क्या है, एक एक्चुअल सिस्टम है जहां प्रोडक्शन, कंजम्पशन,
ट्रेड, जॉब्स, मनी और बिजनेस चलता है। एग्जाम्पल के लिए इंडियन इकोनॉमी मतलब क्या होता है? इंडिया का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम, जिसमें क्या क्या कवर होती हैं? इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, बैंकिंग, ट्रेड, टैक्सेस, एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सब कुछ मिलकर क्या बनता है? इंडियन इकोनॉमी बनता है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टरिंग क्या है? डॉक्टरिंग एक फील्ड है और हॉस्पिटल एक एक्चुअल प्लेस है। वैसे ही इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है और इकोनॉमिक्स एक एक्चुअली वर्किंग सिस्टम है। क्या है? इट इज एन एक्चुअल वर्किंग सिस्टम। कैन यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? जब इंडिया को एक हाउस होल्ड की तरह इमेजिन करो, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इंडिया एक बड़ा घर है, ठीक है? और इस घर में गवर्नमेंट पेरेंट्स की तरह हैं, सिटीजन्स फैमिली मेंबर्स की तरह हैं, टैक्सेस इनकम की तरह हैं, रोड्स और हॉस्पिटल्स हाउस होल्ड एक्सपेंसेस की तरह हैं। अगर घर की इनकम कम हो और एक्सपेंसेस आपके ज्यादा हो जाएं तो फाइनेंशियल बर्डन आएगा, फाइनेंशियल स्ट्रेस आएगा। वैसे ही अगर कंट्री में जॉब्स कम हो जाए, इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाए या इकोनॉमी स्लो हो जाए तो पूरे देश पर इफेक्ट पड़ेगा उसका। इसीलिए इंडियन इकोनॉमी यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर्स को ट्रेन करता है और एक एडमिनिस्ट्रेटर को इकोनॉमी समझना बहुत जरूरी है। अगर इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो क्या होंगे? जॉब्स क्रिएट होंगी, इंडस्ट्रीज ग्रो होंगी, पॉवर्टी रिड्यूस होगी और डेवलपमेंट होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर तो इम्प्रूव होगा ही, लेकिन अगर वही इकोनॉमी वीक हो जाएगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, पॉवर्टी इंक्रीज होगी, फिर बिजनेस शट डाउन हो जाएंगे, सब कुछ बंद हो जाएगा। ठीक है? तो अब जॉब्स का एग्जांपल समझते हैं। जब कंपनीज ग्रो करती हैं तो फैक्ट्रियां खुलती हैं, स्टार्टअप्स होते हैं, है ना? तब जॉब्स क्रिएट होती हैं। लेकिन अगर इकोनॉमी ही स्लो हो जाए तो कंपनीज लॉसेस में चली जाएंगी ना, तो हायरिंग क्या होगी? रुक जाएगी। इसीलिए इकोनॉमी डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट को अफेक्ट करती है। टैक्सेस भी इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है? टैक्सेस आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ इकोनॉमी। टैक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इकोनॉमी का, ये याद रखिएगा। ठीक है? गवर्नमेंट सिटीजन से टैक्स कलेक्ट करती है, उसी पैसे से क्या करती है वो? जो टैक्स कलेक्ट करती है गवर्नमेंट, उसका क्या करेगी आपके पैसे से? खा तो जाएगी नहीं, रोड्स बनवाएगी, रेलवेज में खर्च करेगी, है ना? स्कूल्स बनवाएगी, हॉस्पिटल्स, अपने डिफेंस सिस्टम आर्मी पे पैसा लगाएगी, वेलफेयर स्कीम्स चलाएगी। तो ऐसे यूटिलाइज होते हैं टैक्सेस। जो आप गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करते हो, दीज आर द वेज दे द टैक्सेस आर इम्प्लीमेंटेड, टैक्सेस आर यूज्ड। दीज आर द वेज द टैक्सेस आर बीइंग यूज्ड हियर। कौन सा? वो अंदर रखा हुआ है। ठीक है, डन। आगे बढ़े। ठीक है। हाँ बेटा, अगर टैक्स कलेक्शन स्ट्रांग होगा तो गवर्नमेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बेटर कर पाएगी। और गवर्नमेंट स्कीम्स भी इकोनॉमी से ही कनेक्टेड होती हैं। ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें बताऊं, ये जो गवर्नमेंट स्कीम, चलो कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स देख भी लेते हैं। जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं ये भी इकोनॉमिक से ही कनेक्टेड होती हैं। ये जो फ्री राशन की स्कीम है, फ्री राशन की स्कीम देख लो, पीएम आवास योजना, ठीक है, जो आपकी स्कॉलरशिप्स देती है गवर्नमेंट, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स। तो ये सब तभी पॉसिबल है जब गवर्नमेंट के पास फंड्स हो। इतना सब कुछ करने के लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए? इनको चाहिए फंड्स। फंड्स होंगे तभी फ्री राशन भी मिलेगा, तभी पीएम आवास योजना भी सक्सेस होगी, तभी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी दे पाएगी,
हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स भी निकाल पाएगी लोगों के लिए। क्लियर है ना? तो एक और इम्पॉर्टेंट बात, इकोनॉमिक्स को डिफिकल्ट मत समझो, ठीक है? इकोनॉमिक्स एक्चुअली कॉमन सेंस का सब्जेक्ट है। जब आप कंसेप्ट को रियल लाइफ से कनेक्ट करोगे तो इकोनॉमिक्स नेचुरली आपको इजी लगने लगेगी। यार हमारी पूरी इकोनॉमी की जो जर्नी है वो बहुत सिंपल उस पे बेस्ड है, बहुत सिंपल फ्लो पे बेस्ड है। आई टेल यू द फ्लो, यू कैन राइट द फ्लो। हमारे कुछ नीड्स होते हैं, हमारे क्या होते हैं, हमारे कुछ नीड्स एंड वांट्स होते हैं। उसको पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है? रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, तो उसके लिए एक टर्म होता है, व्हेन द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, उसके लिए टर्म है, लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए एक टर्म है स्कार्सिटी। लिमिटेड होते हैं रिसोर्सेज, क्लियर? इन लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से हमें क्या करना पड़ता है, चॉइसेस बनानी पड़ती हैं, ठीक है? उन चॉइसेस को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। यार हमारी नीड्स एंड वांट्स ये क्या है, ये अनलिमिटेड है। रिसोर्सेस क्या होते हैं, ये लिमिटेड होते हैं, स्कार्स होते हैं। इसी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, हमें चॉइसेस बनानी पड़ती हैं, ठीक है? और उन्हीं चॉइसेस को मैनेज करने का जो साइंस है वो क्या कहलाता है, इकोनॉमिक्स कहलाता है। व्हाट इट इज कॉल्ड एज, इट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स। डिड यू अंडरस्टैंड दिस फ्लो? डिड यू अंडरस्टैंड दिस फ्लो? तो आज से इकोनॉमिक्स को नंबर्स का मॉन्स्टर मत समझिएगा, इकोनॉमिक्स को लाइफ का मैनेजमेंट सिस्टम समझिए। जब आप इकोनॉमिक्स को फील करना स्टार्ट करोगे तो आपको समझ आएगा कि इकोनॉमिक्स सिर्फ एग्जाम का सब्जेक्ट नहीं है। इकोनॉमिक्स एक्चुअली हर सिटीजन की डेली लाइफ की स्टोरी है ना? समझ पा रहे हो? है ना? ठीक है। तो अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, और वो हमारी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब हम इंडियन इकोनॉमी प्रिपरेशन के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं। दराज में जगह नहीं थी, क्यों रे? ओके, तो हम इंडियन इकोनॉमी की प्रिपरेशन के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं, यूपीएससी की इकोनॉमिक्स की स्ट्रैटेजी। बहुत स्टूडेंट्स इकोनॉमी से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इकोनॉमिक्स मतलब डिफिकल्ट फॉर्मूलाज, ग्राफ्स, कैलकुलेशंस, मैथमेटिकल थ्योरीज। कुछ स्टूडेंट्स तो इकोनॉमी का नाम सुनते ही बोल देते हैं, सर हम कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हैं, सर हम मैथ्स में वीक हैं, सर इकोनॉमी बहुत टफ लगती है। लेकिन सच क्या है, यूपीएससी आपसे इकोनॉमिस्ट बनने को नहीं बोलता, यूपीएससी आपसे इंडिया को समझने को बोलता है। यूपीएससी को आपसे डीप मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स नहीं चाहिए, यूपीएससी को आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। समझ पा रहे हो क्या चाहिए यूपीएससी को, है ना? तो सबसे पहले समझते हैं कि यूपीएससी इकोनॉमी के क्वेश्चंस कैसे पूछता है। स्कूल में जनरली क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट आते थे कि यार जीडीपी बताओ क्या होता है, ठीक है, इन्फ्लेशन क्या होता है, बजट क्या होता है। लेकिन यूपीएससी क्या पूछेगा कि जो आपका इन्फ्लेशन है, हाउ डज इन्फ्लेशन अफेक्ट्स अस, अफेक्ट्स अस, कैसे अफेक्ट करेगा हमें, गवर्नमेंट इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल करती है, हाउ डज गवर्नमेंट कंट्रोल्स इन्फ्लेशन, है ना?
रेपो रेट इंक्रीज होने का क्या इम्पैक्ट है? रेपो रेट इंक्रीज होगा तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? वो डिस्कस करो। अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी को कैसे अफेक्ट करेगा? ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट कैसे इकोनॉमी को अफेक्ट करेगा? बताओ। तो देखिए डिफरेंस, यहां सिर्फ रट्टा काम नहीं करेगा, यहाँ अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन चाहिए। तो यहाँ ये पूरा एप्लीकेशन का पेपर आता है, ये याद रखना। तो यहाँ पे तुम रट्टा मार तो लोगे, लेकिन अप्लाई कैसे कर पाओगे? विल यू एबल टू अप्लाई? नो, यू वॉन्ट बी एबल टू अप्लाई। तो इसीलिए स्कूल इकोनॉमिक्स और यूपीएससी इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है। स्कूल इकोनॉमिक्स बेसिक अवेयरनेस के लिए थी, वहां फोकस होता था डेफिनेशंस, फॉर्मूला, सिंपल कंसेप्ट। लेकिन यहाँ पे तो आपको रियल लाइफ एप्लीकेशन चाहिए। गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसे इंप्लीमेंट करना है वो पता होना चाहिए। करंट अफेयर्स को कैसे कनेक्ट करना है, एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग कैसे बिल्ड करनी है ना? तो जीडीपी जैसे आपने पढ़ा होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये तो डेफिनेशन याद कर ली। लेकिन यूपीएससी पूरा पूछेगा, है ना? अगर हम जीडीपी टॉपिक देखें, अगर हम जीडीपी को देखें तो हाउ विल यूपीएससी आस्क? ग्रोथ अगर इसकी स्लो होगी तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? जीडीपी से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। जीडीपी और डेवलपमेंट सेम है या डिफरेंट? जीडीपी या डेवलपमेंट सेम और डिफरेंट? ये बताओ, कैसे बताओगे? कोविड के बाद जीडीपी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा? पोस्ट कोविड इम्पैक्ट। तो ये सारी चीजें आपको डिस्कस करनी है यहाँ पे। तो आप इन्फ्लेशन का कंसेप्ट पढ़ रहे हो, ये स्टैटिक पार्ट है। लेकिन करंट इन्फ्लेशन न्यूज ये करंट अफेयर्स का पार्ट है। आप रेपो रेट पढ़ते हो, स्टैटिक है, आरबीआई ने रेपो रेट इंक्रीज किया, करंट अफेयर्स है। आप बजट का कंसेप्ट पढ़ते हो, स्टैटिक है, करंट ईयर यूनियन बजट, करंट अफेयर्स है। इसीलिए इकोनॉमी को न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स के साथ पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सवाल आता है, इकोनॉमी डिफिकल्ट क्यों लगती है? सबसे बड़ा रीजन है लैंग्वेज। लैंग्वेज का डर। स्टूडेंट्स डिफिकल्ट इंग्लिश वर्ड्स देखकर ही डर जाते हैं। फिस्कल डेफिसिट, लिक्विडिटी, रेपो रेट, मॉनेटरी पॉलिसी। लेकिन अगर आप इन्हें सिंपल लैंग्वेज में समझो तो इकोनॉमी बहुत इजी है ना? रेपो रेट का कॉम्प्लिकेटेड मत समझो, सिंपल समझो। आरबीआई बैंक्स को लोन किस इंटरेस्ट पर देता है, वही रेपो रेट होता है। इकोनॉमी इजी तब होती है जब कंसेप्ट्स को रियल लाइफ से कनेक्ट किया जाता है। इन्फ्लेशन समझना है, किचन प्राइसेस देख लो। टैक्सेशन समझना है, शॉपिंग बिल देख लो। बजट समझना है, अपने घर का मंथली एक्सपेंस समझ लो। जीडीपी का समझना है, कंट्री कितना प्रोड्यूस कर रही है वो समझ लो। तो इकोनॉमिक्स को फील करो, रटो नहीं। अब कंसेप्चुअल क्लैरिटी की इंपॉर्टेंस समझिए। इकोनॉमी में अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए तो करंट अफेयर्स समझ ही नहीं आएंगे। अगर आपको इन्फ्लेशन का कंसेप्ट ही नहीं क्लियर है तो आरबीआई पॉलिसी भी कंफ्यूजिंग लगेगी। इसीलिए इकोनॉमी प्रिपरेशन का गोल्डन रूल है, कंसेप्ट पहले, करंट अफेयर्स बाद में। तो यूपीएससी को डीप मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स नहीं चाहिए। यूपीएससी को ये नहीं चाहिए कि आप कॉम्प्लेक्स इक्वेशन सॉल्व करो। यूपीएससी को चाहिए आपसे अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, गवर्नेंस की अवेयरनेस और पॉलिसी को समझना, है ना? तो गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए क्या स्टेप्स लेगी? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हाई इन्फ्लेशन पुअर पीपल को ज्यादा इफेक्ट क्यों करती है? बजट का डेवलपमेंट पर क्या इम्पैक्ट होता है? तो देखिए, ये सब रियल लाइफ गवर्नेंस के क्वेश्चंस हैं। अब कुछ बेसिक एग्जांपल समझिए। इन्फ्लेशन, प्राइसेस बढ़ना, आपका मंथली एक्सपेंस इंक्रीज होना। जीडीपी, कंट्री कितना प्रोड्यूस कर रही है या अर्न कर रही है। बजट, गवर्नमेंट का अर्ली इनकम और एक्सपेंस प्लान। रेपो रेट, आरबीआई बैंक्स को किस रेट पर लोन दे रही है। अनएम्प्लॉयमेंट, लोग काम करना चाहते हैं लेकिन जॉब्स अवेलेबल नहीं है। टैक्सेशन, गवर्नमेंट सिटीजन से डेवलपमेंट के लिए पैसा कलेक्ट कर रही है। तो जब सिंपल लैंग्वेज यूज करोगे तो इकोनॉमी ऑटोमेटिकली इजी लगने लगेगी। ठीक है, आगे बढ़े। अब हमारी प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि हम इकोनॉमी को कैसे पढ़ेंगे, हमारा क्या रोड मैप है। व्हाट इज आर रोड मैप टू स्टडी इकोनॉमी? ठीक है, व्हाट इज आर रोड मैप? सो सॉरी, व्हाट इज आर रोड मैप?
व्हाट इज आवर रोड मैप, हाउ वी विल स्टडी इकोनॉमी। ठीक है। बहुत स्टूडेंट्स यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता इकोनॉमी को शुरू कहाँ से करें, कौन सी बुक्स पढ़ें, कितना कैसे रिवाइज करें। तो इसी कंफ्यूजन की वजह से स्टूडेंट्स बहुत सारी पीडीएफ कलेक्ट कर लेते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, रैंडम यूट्यूब वीडियोस उठा लोगे, अल्टीमेटली कंफ्यूज तो होगे ही। इसीलिए इकोनॉमी प्रिपरेशन में सबसे बड़ी चीज होती है रोड मैप। अगर रोड मैप क्लियर है तो प्रिपरेशन सिंपल और स्मूथ हो जाती है। सबसे पहला जो फेज होगा हमारा एनसीईआरटी फाउंडेशन फेज होगा। इट विल बी एनसीईआरटी फाउंडेशन फेज। इट वुड बी एनसीईआरटी फाउंडेशन फेज। ये फेज अप्रोक्सीमेटली आपका, आई एम नॉट श्योर बट दिस फेज वुड बी ऑफ 10 to 15 क्लासेस। 10 से 15 क्लासेस का फेज होगा ये। ठीक है। बहुत स्टूडेंट्स डायरेक्टली एडवांस इकोनॉमी बुक स्टार्ट कर देते हैं। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है, तो ये मत करिएगा। इकोनॉमी एक बिल्डिंग की तरह है, अगर फाउंडेशन वीक होगी तो एडवांस कंसेप्ट समझ नहीं आएंगे। इसीलिए सबसे पहले एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी का पर्पस सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं होता। एनसीईआरटी एक्चुअली इकोनॉमिक्स की आपको लैंग्वेज सिखाएगी। ठीक है। तो एनसीईआरटी में हम क्या क्या देखेंगे, अगर एनसीईआरटी में हमें कुछ देखना होगा तो दीज आर द टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू सी। जीडीपी। ठीक है। इन्फ्लेशन। डिमांड। सप्लाई। बैंकिंग। टैक्सेशन। तो ये सारे कुछ चैप्टर्स हैं जो हम एनसीईआरटी फाउंडेशन फेज में कवर करेंगे। ठीक है। तो ये सब कंसेप्ट्स पहली बार एनसीईआरटी में सिंपल लैंग्वेज में समझ आते हैं। तो एनसीईआरटी पढ़ते वक्त हमारा फोकस रट्टा मारना नहीं होगा। हमारा फोकस होगा कंसेप्ट्स को समझना, एग्जाम्पल्स कनेक्ट करना और रियल लाइफ में उनको अप्लाई करना। तो हम एनसीईआरटी को फ्लो चार्ट मेथड और वाइट बोर्ड एक्सप्लेनेशन के थ्रू पढ़ेंगे, ताकि स्टूडेंट्स को इकोनॉमी नेचुरली इजी लगे। जब आपका एनसीईआरटी फेज कंप्लीट होगा, उसके बाद हम आएंगे अपने सेकेंड फेज पे। तो हमारा जो सेकंड फेज होगा वो होगा एडवांस्ड इकोनॉमी अंडरस्टैंडिंग। एडवांस्ड इकोनॉमी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। अब ये जो एडवांस्ड इकोनॉमी अंडरस्टैंडिंग होगा, इसमें हमको क्या करना होगा। अब यहाँ हम यूपीएससी ओरिएंटेड एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे। इस फेज में हम टॉपिक्स पढ़ेंगे। कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। हम इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर देखेंगे। क्या देखेंगे। इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर देखेंगे। इन्फ्लेशन। ठीक है। इन्फ्लेशन देखेंगे, बजट देखेंगे। ठीक है। फिस्कल पॉलिसी देखेंगे। ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी देखेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी देखेंगे। आरबीआई। एक्सटर्नल सेक्टर। ये लिख सकते हो इफ यू वांट टू। ठीक है। एग्रीकल्चर। गवर्नमेंट स्कीम्स। इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे। समझे। तो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। तो यहाँ सिर्फ व्हाट नहीं पढ़ेंगे, हम वाई और हाउ भी पढ़ेंगे। ठीक है। नॉट ओनली व्हाट। ठीक है। सिर्फ व्हाट नहीं पढ़ना है, व्हाट, वाई, हाउ, ये सारी चीजें हमें कवर करनी है इनमें, एनसीईआरटी फाउंडेशन फेज में और एडवांस्ड इकोनॉमी अंडरस्टैंडिंग वाले फेज में। क्लियर। रोड मैप समझ आया। आगे बढ़े। देखो, क्लास नोट सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स होंगे आपके, क्योंकि वो कंसाइज और रिवीजन फ्रेंडली होंगे।
ठीक है, स्टूडेंट्स को रैंडम टेलीग्राम, पीडीएफ और एक्सेसिव कोचिंग मटेरियल्स अवॉइड करना है। बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ठीक है, इकोनॉमी को सिंपल और लिमिटेड रिसोर्सेज के थ्रू पढ़ना। तो हमारी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। हमें क्या क्या करना है इसमें? हमें सबसे पहले अपना फाउंडेशन बिल्ड करना है। फाउंडेशन किसका? एनसीईआरटी और एडवांस्ड। ठीक है, फाउंडेशन के बाद हम किस पे आएंगे? करंट अफेयर्स को कनेक्ट करके पढ़ेंगे। फिर हम रिवाइज करेंगे। फिर हम आंसर राइटिंग करेंगे। फिर हम इसको रिपीट करेंगे। ठीक है, खाओ पियो, रिपीट द साइकिल। साइकिल को रिपीट करेंगे। ठीक है, समझ आ गया? तो फाइनली एक बात हमेशा याद रखिए, इकोनॉमी को एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट की तरह मत देखिए। इकोनॉमी एक्चुअली इंडिया को समझने का सिस्टम है। जब कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं तो न्यूज़पेपर इंटरेस्टिंग लगने लगते हैं, बजट समझ आने लगता है और करंट अफेयर्स मीनिंगफुल लगने लगते हैं। तो यूपीएससी इकोनॉमी प्रिपरेशन का रियल मंत्र है। क्या है वो रियल मंत्र? आई एम राइटिंग द रियल मंत्र। राइट दिस रियल मंत्र इफ यू वांट टू। सबसे पहला, लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज प्लस स्ट्रॉन्ग concepts प्लस रेगुलर रिवीजन। रेगुलर रिवीजन प्लस करंट अफेयर्स का कनेक्शन। ये हमारा मंत्र है। दिस इज आवर मंत्र। और इसी मंत्र के साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। ठीक है, और हम आज का लेक्चर एंड करते हैं। आई होप आपको इकोनॉमी का कुछ अंदाजा लगा होगा आज। अंदाजा ही देना था। आई जस्ट वांटेड टू गिव यू एन ओवरव्यू व्हाट इकोनॉमी एक्चुअली इज। दैट्स इट। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज इकोनॉमी। यू हैव अंडरस्टूड। ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। हमारी नेक्स्ट क्लास कब है? विल सी। हमारी नेक्स्ट क्लास कल ही है शायद से। लेट मी चेक द टाइम टेबल। लेट मी चेक द टाइम टेबल। आई विल टेल यू। नेक्स्ट क्लास है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। ठीक है, फिर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की। फिर इंटरनेशनल रिलेशंस है। फिर एथिक्स एंड एफए है। सीसैट की शायद नहीं है इसमें। सीसैट की होनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, मिलेंगे। ठीक है, तो फिर आई होप आपको सारे सेशंस क्लियर हो रहे हैं एवरीवन। व्हाट यू कैन डू इज, एक काम करिएगा, नंबर फिर से लिख लो मेरा। 6306066816। ये मेरा नंबर है। इस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। दिस इज माय ऑफिशियल नंबर। एंड मुझे बताइएगा कोई पॉलिटी का जिसको भी नोट्स चाहिए होंगे। इफ़ यू वांट नोट्स इसके पीडीएफ इन सेशंस के, तो पीडीएफ आप मेरे से ले लीजिएगा मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके। पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक एंड सॉरी, यही चीज़ है। ठीक है, तो इन पीडीएफ को अगर आपको चाहिए होगा तो यू कैन मैसेज मी ऑन माय नंबर। ठीक है, बाकी आई होप पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, इकोनॉमी तो आज हो गया। ये सेशन आपके लिए 4 क्लासेस हो गई हैं प्री मेंटोरशिप की। तो 4 प्री मेंटोरशिप सेशंस हो गए हैं, तो आपको कुछ तो समझ आया होगा, दिमाग में गया होगा। मुझे एक बच्चे का मैसेज आया था व्हाट्सएप पे, सर ये बता दीजिए कि हमारी 1 जून से कौन से सब्जेक्ट की क्लासेस होंगी। तो कौन से सब्जेक्ट की हमारी क्लासेस होंगी वो आई विल टेल यू। इट इज़ ज्योग्राफी। पॉसिबली इट इज़ ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी की क्लासेस पहले होंगी, है ना? तो सब कुछ यूट्यूब पर ही अवेलेबल है। टीचमेंट के लिए मुझे बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं। टीचमेंट के लिए विल टेल यू कि क्या प्रोसीजर है उसका। वो आपकी जब सारे प्री मेंटोरशिप सेशंस हो जाएंगे तो 1 जून से पहले आपकी मेंटोर आएंगी लाइव। योर मेंटोर विल टेल यू एवरीथिंग।
योर मेंटोर विल अपडेट यू एवरीथिंग, व्हाट ऑल यू हैव टू डू टू जॉइन द टीचमेंट क्लासरूम। ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। इसी के साथ मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में। हमारी नेक्स्ट क्लास किसकी है? साइंस एंड टेक की। थैंक यू।